Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal. Today we are going to start a new current affair series for you which is daily current affair quiz, जिसमें हम पिछले एक दिन की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ से रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे एंड इट विल बूस्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन अ लॉट। ऑलराइट, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कल से हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो रही है, तो डेली जो भी करंट अफेयर्स है साथ ही मंथली करंट अफेयर्स है आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ क्विज जो सेशन है हमारा, ठीक है, एमसीक्यूज बहुत से हैं वो भी आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट व्हेन यू गो थ्रू विद द क्विज सेशन इट विल हेल्प योर प्रिपरेशन अ लॉट। चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट अस नो बिट अबाउट आवर कोर्सेज। ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनकी मेंस तक की प्रिपरेशन अच्छी है बट दे आर नॉट वेल इन राइटिंग स्किल, ठीक है, उनका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं है, सो इन ऑर्डर टू बूस्ट द राइटिंग स्किल, इन ऑर्डर टू रिवाइव ऑल द थिंग्स इन अ क्वेश्चन फॉर्म, उनके लिए हमारी मेंस जीएस टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है हमारा उनके लिए, जिसमें 20 हमारे टेस्ट रहेंगे, 9 सेक्शनल, 9 फुल लेंथ एंड 9 और 2 हमारे एसे टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे एंड इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज। दूसरा कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज्यादातर फोकस रखते हैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन में ही एंड दो पे ही टुवर्ड्स मेंस एग्जाम। अरे भाई, मेंस एग्जाम अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? प्रीलिम्स क्वालिफाई करके थोड़ा ना आपकी सिलेक्शन होने वाली है। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंस की तरफ भी उतना ही इक्वली ध्यान दें। उनके लिए हमारा ये बहुत ही सुंदर कोर्स है जिसमें वीडियो लेक्चर्स इंक्लूड रहेंगे, स्टडी मटेरियल इंक्लूड रहेगा एंड इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज। नाउ थर्ड कोर्स हमारा बिगिनर्स के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। ऑलराइट, उनके लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है इंक्लूड prelims and mains preparation. It includes all video lectures, study material, test series of prelims and mains exam, and it just costs 22,500 rupees. So avail this opportunity student if you want to make your dreams true. चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो कि है CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी CSIR NCL पुणे has recently launched Swastik, a new technique for. I'll give you 5 seconds to answer students. तो बताएंगे आप। ऑप्शन ए है combating air pollution, B curing COVID, C disinfecting water, D check on food adulteration. Please answer. आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स पे लगातार आंसर करते रहें सो दैट आपका एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इस सेशन का कोई मतलब नहीं है। सो C is the right answer here. C is the right answer, disinfecting water. So recently CSIR जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है which stands for Council of Scientific Industrial and Industrial Research, उनका जो पुणे में सेंटर है, उनकी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के रिसर्चर्स ने एक नई टेक्निक का इजाद किया है, खोज की है, जिसका नाम है स्वस्तिक। इसके माध्यम से जो पानी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड वाटर को डिसइंफेक्टेड किया जा पाएगा, या जो हार्मफुल बैक्टीरिया से ग्रसित वाटर है उसे प्यूरिफाई किया जाएगा, उसे हार्मफुल बैक्टीरिया से निकाला जाएगा। ऑलराइट, इसके लिए आयुर्वेदा की मदद ली गई है। आयुर्वेदा के सूत्रों से ये कहा गया है कि जो आपका नेचुरल ऑयल है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऑलराइट, साथ ही साथ दे आर सम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स व्हिच हेल्प अ लॉट टू प्यूरिफाई और टू डिसइंफेक्ट द वाटर। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल स्पेशली किया गया है और नेचुरल ऑयल्स का यहाँ मतलब है लाइक जैसे सिजमे ऑयल है या कैस्टर ऑयल है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्यों करना जरूरी है भारत में, ये भी समझना जरूरी है। 2 कारण है। एक तो पहला, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। सेकेंड, वाटर बोर्न डिजीजेस का जो बर्डन है डे बाय डे भारत पे बढ़ रहा है, तो दोनों ही फैक्टर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं वाटरबोर्न डिजीजेस के कंटेक्स्ट में बात करूं, हेपेटाइटिस ए है, कॉलरा है या डायरिया है, इस प्रकार की डिजीजेस जो है पानी से पनपती हैं, और भी बहुत सी डिजीजेस हैं। अकेले डायरिया की ही मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में 5 लाख से ज्यादा मृत्यु सिर्फ जो है डायरिया की वजह से। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टेक्निक की इंपॉर्टेंस भारत के कंटेक्स्ट में क्या है। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, विच इज फ्रॉम इंटरनेशनल। विच tech giant has recently launched Asia Pacific cyber security? Option A, Avast, B, IBM, C, Google, D, Microsoft.
प्लीज आंसर स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। डी इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया जिसमें उन्होंने एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की बात की है, बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अब ये बनाने की घोषणा क्यों की है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और किन नेशंस का पार्टिसिपेशन इसमें उस पर भी चर्चा करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस नो दिस टर्म फर्स्ट, साइबर सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच हेल्प्स टू रिड्यूस और कर्ब द साइबर क्राइम और साइबर अटैक्स इन अ पर्टिकुलर साइबर स्पेस। ऑलराइट, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म है उसे हम साइबर सिक्योरिटी कह देते हैं। अब इस पर्टिकुलर रीजन में जो एशिया पैसिफिक रीजन है, ठीक है, जिसमें साउथ ईस्ट नेशंस भी इंक्लूड है, पिछले कुछ सालों में साइबर अटैक्स बढ़े हैं, साइबर क्राइम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत से मालवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर का इसमें पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार का काउंसिल बनाने की बात की गई है जो इस पर्टिकुलर रीजन के साइबर सिक्योरिटी पे काम करेगा। अगर पार्टिसिपेंट नेशंस की बात इसमें करें तो इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस एंड थाईलैंड, दीज आर द पार्टिसिपेटिंग नेशंस ऑफ एशिया पैसिफिक साइबर काउंसिल से, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं बेनिफिशियरी नेशंस भी होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच कंपनी? ऑप्शन ए मैकफाई, बी सोफोस, सी सिस्को, डी आईबीएम सिक्योरिटी। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिखें। बी इज द राइट आंसर, सोफोस। नाउ इट इज एन आईटी सिक्योरिटी कंपनी। ठीक है, आईटी सिक्योरिटी कंपनी ऑफ ब्रिटेन, और इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है, रैंसमवेयर से रिलेटेड एक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की है जिसमें कहा कि भारत में की जो जितनी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर 68% रैंसमवेयर अटैक्स हुए पिछले एक साल में, पिछले 12 महीनों की ये बात कर रहे हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कम है, लास्ट ईयर ये 82% था जो कि रिड्यूस होकर 68% हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी यू कैन सी दैट। अब यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है रैंसमवेयर। नाउ व्हाट दिस टर्म मीन वो भी समझते हैं। ठीक है, रैंसमवेयर भी एक मालवेयर ही है, ठीक है, जो हैकर जो है साइबर अटैक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंडर दिस वेयर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसके डाटा को हैक कर लिया जाएगा। ठीक है, एंड इफ दैट पर्सन वांट द एक्सेस ऑफ दिस डाटा ही हैड टू पे सम रैंसम फॉर अ पर्टिकुलर हैकर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। पहले फिरौती के लिए क्या करते थे, किडनैप करते थे, किसी का बच्चा उठा लिया, ठीक है, तब फिर रैंसम मांगेंगे। आप देखिए साइबर क्राइम किस तरीके से, मतलब सिस्टम वही है लेकिन अब क्या है, घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको रैंसमवेयर भी कहा जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। द टर्म आर्टेमिस अकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद प्रोग्राम फॉर। ऑप्शन ए लॉन्चिंग humans to moon, B studying impact on climate change on poles, C mapping oceans floor of Atlantic Ocean, D none of the above. Please answer students. So A is the right answer, launching humans to moon. So थोड़ा सा जानते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में। It is an international agreement. Under this agreement led by USA, under this agreement स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात होती है। ऐसे देश जो इसमें सिग्नेचरी हैं वो लाभ उठाएंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन का। सिर्फ मून पर जाने की बात नहीं है, इसके बाद भी बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं अंडर आर्टेमिस अकॉर्ड होने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि इसमें कहा गया है करंटली। तो बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया 2024 तक हम जो है फिर से एक व्यक्ति को, मनुष्य को, ह्यूमन को बेसिकली मून पर भेजने की बात कर रहे हैं जो कि 2024 तक पूरा होगा। ऑलराइट, इसमें अगर पार्टिसिपेंट नेशंस की बात करें, यहां से सवाल कई बार पूछा जा सकता है। सो साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ठीक है, इटली, दीज आर द पार्टिसिपेंट नेशन। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज नॉट सिग्नेचरी ऑफ दिस एग्रीमेंट। इसके बहुत से कारण हैं जिसमें प्राइमरी है क्लोजनेस विद रशिया, स्पेशली इन स्पेस रिसर्च। रशिया ने इसे यूएस सेंट्रिक कह के मना कर दिया इस पे साइन करने के लिए, और भारत ने बहुत से कारण बताए जिसमें से प्रमुख मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम हेल्थ।
The first human case of H10N3 bird flu was reported from which country? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी थाईलैंड, सी कोरिया, डी चाइना। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, आंसर करते हैं साथ साथ। डी इज द राइट आंसर, चाइना। देखिए रिसेंटली क्या है, जियांगसू प्रोविंस जो चाइना का है, वहां पर एक 41 साल के व्यक्ति के अंदर H10N3 का जो फ्लू के सिम्टम्स हैं वो पाए गए। ठीक है, पहला ह्यूमन केस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि इस वायरस का एग्जिस्टेंस पहले था ही नहीं। इट वाज फाउंड विद प्राइमरली इन बर्ड्स, स्पेशली इन वाइल्ड बर्ड्स। ठीक है, जो बड़े पक्षी होते हैं उनमें ये वायरस पाया जाता था, बट इंसान में नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपकी परीक्षा के कंटेक्स्ट में। अब थोड़ा सा H10N3 के कंटेक्स्ट में जानते हैं। इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसे हम क्या देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब ये इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इट इज अ कंटीजियस डिजीज कॉज्ड बाय वायरल इंफेक्शन एंड इट प्राइमरली अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, आपका गला हो गया, मुंह हो गया, थ्रोट हो गई, लंग्स हो गए, इन पर ये डायरेक्टली अटैक करता है, तो इट विल बिकम फेटल एज वेल इन सर्टेन केसेस। अब ये जो टर्म है H10N3, इसको भी समझते हैं। एक्चुअली H एंड N जो है, दीज आर टू प्रोटीन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हेमागिलिटिन एंड न्यूरामिनिडेज। ऑलराइट, और इनके आगे नंबरिंग की गई है, कैटेगराइज किया है नंबर्स में। तो हेमागिलिटिन की जो कैटेगराइजेशन है उसमें 18 नंबर आते हैं, न्यूमेरामिनिडेज की जो कैटेगराइजेशन नंबर है वो है 11। और नंबर के हिसाब से जो H10N3 का फ्लू है उसका नंबर आता है H10N3। दैट्स व्हाई दिस फ्लू इज कॉल्ड H10N3। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दो और इस पे मैं इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगा। पहला कि इट इज अ ट्रांसमिटिंग डिजीज बट नॉट इन अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, इट इज नॉट डिटेक्ट इन चिकन। प्राइमरली जब भी कभी बर्ड फ्लू की बात होती है तो चिकन्स लोग खाना बंद कर देते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि चिकन्स में ये डिटेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे MB टैग, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर हैज बीन डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए IIT रोपड़, बी IIT बॉम्बे, सी आइजर मोहाली, डी IIT दिल्ली। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। सो ए जो है आपका सही आंसर है IIT रोपड़। ऑलराइट, जानते हैं इस न्यूज के बारे में भी। रिसेंटली IIT रोपड़ के जो रिसर्चर है उन्होंने एक इंडिजीनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर का निर्माण किया है, और ये तकरीबन -42 + 80 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है उसे रिकॉर्ड कर सकता है। ऑलराइट, अब ये कहां यूजफुल है, क्यों इसका निर्माण जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन या फिर वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के कंटेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली टेम्परेचर मेजरमेंट में। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बात की वैक्सीन की, बॉडी ऑर्गन्स की या ब्लड की, इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं लाइक फूड एंड डेयरी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी ध्यान में रखना, उसकी जांच करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलराइट, और ये पोर्टेबल है, USB पोर्ट है, तो इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स में लगा के डाटा को आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे who has been appointed recently the chairman of National Human Rights Commission। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अरुण कुमार मिश्रा, NV रमन्ना, सुबोध कुमार जायसवाल, डी नन ऑफ द अबव। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है। सो ए इज द राइट आंसर, अरुण कुमार मिश्रा। सो रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये फॉर्मर आपके जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऑलराइट, थोड़ा सा जानेंगे, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन नाम से ही पता चल रहा है, इट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमन, द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो जनरली होता है, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1993 में। ऑलराइट, साथ ही साथ 90s के समय में इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बहुत एग्जिस्टेंस में आई थी। दो कारण थे, तो वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था ह्यूमन राइट्स का, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लगातार प्रेशर डाल रही थी कि आपके देश में इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। तो 12 अक्टूबर 1993 में
ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सवाल है, करंट से इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस न्यूज से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो कमेटी अपॉइंट करती है चेयरमैन की, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में बन जाएगा। सो इट कंप्राइजेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड होम मिनिस्टर। These are the distinguished people. Those are the part of the committee which appointed the chairman of the National Human Rights Commission. तो ये सवाल भी आपकी परीक्षा के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, who is slated to be the next commerce secretary? ऑप्शन ए राकेश अस्थाना, सुबोध जायसवाल, वीबीआर सुब्रमण्यम, none of the above. हाँ जी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। ये भी खबरों में रहा रिसेंटली। सो सी इज द राइट आंसर, वीबीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, जो कि चीफ सेक्रेटरी थे कॉमर्स डिपार्टमेंट में ही जम्मू एंड कश्मीर में। तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इन्हें अपॉइंट किया गया है कॉमर्स सेक्रेटरी, यूनियन कॉमर्स सेक्रेटरी। ऑलराइट, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल ही याद रखेंगे आप। Who has been appointed the president of Mosby D. Lore, world's largest museum? Option A, Lawrence Des Cars, Martha Kume, Sangin Hang, D. Jagjit Pavadia. Yes, students, answer this question too. So option A is the right answer, Lawrence Des Cars. बहुत ही हिस्टोरिकल खबर है फ्रांस के कंटेक्स्ट में भी और पूरी दुनिया के लिए भी। इंपॉर्टेंट क्यों है कि म्यूजियम डी लोरे जो है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और पिछले 228 सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी वुमेन को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया हो इस म्यूजियम के। ऑलराइट, सो लॉरेंस डेस कार्स, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। शी इज अपॉइंटेड बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ के म्यूजियम की। अब ये म्यूजियम क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी दुनिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है, पेंटर्स हैं, उनका जो सबसे बेस्ट आर्ट कलेक्शन है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये टर्म पूछी जा सकती है म्यूजियम डी लोरे, ठीक है, क्या है, या फिर सीधा सवाल पूछा जा सकता है पहली महिला जो बनाई गई उनका नाम क्या है। चलो नेक्स्ट है, द मिनिमम पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ्स अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी इज ऑप्शन ए 2 years, B 5 years, C 7 years, D 14 years. So please answer students. क्या आंसर रहेगा प्लीज बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आंसर इज 7 years, C इज द राइट आंसर, ठीक है। 7 years मिनिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम की बात करें लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो आईपीसी की धारा 304B सेक्शन के तहत डाउरी डेथ के केसेस में पनिशमेंट देने की बात है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा है कि जब भी डाउरी डेथ के कंटेक्स्ट में कोई भी कोर्ट भारत का निर्णय देता है तो वो कैजुअल अप्रोच जो है उसे ना फॉलो करे, ठीक है। अभी कैजुअल अप्रोच क्या है वो भी समझेंगे, और कहा कि वाइड रेंज अप्रोच का यूज करें, ठीक है। वाइड रेंज अप्रोच क्या है, कैजुअल अप्रोच क्या है वो भी समझेंगे। देखिए जनरली होता क्या है डाउरी के केसेस में, क्या होता है जनरली कि कोई महिला है जला दी जाती है या वो सुसाइड कमिट कर लेती है और उसके बाद चलता है केस कुछ व्यक्तियों पे, हो सकता है उसके ससुराल वालों पे या स्पेसिफिकली ये पति पे ही चलता है, ठीक है। ये हो सकता है ना, फैमिली ऑफ हस्बैंड या सिर्फ हस्बैंड। अब होता क्या है कि जो कोर्ट डिसीजन देगा वो देगा, एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल हुई है, ये भी 2019 में हुई थी एक इंपॉर्टेंट केस में, सून बिफोर हर डेथ, ठीक है। मतलब जो भी डेथ के इमीडिएट रीजन कारण है उसी के आधार पर जो है डिसीजन दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। और बहुत बार होता है कि बहुत सीवियर पनिशमेंट्स मिलती हैं, बहुत सीवियर पनिशमेंट्स नहीं मिलती हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइड रेंज अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत है, कि आपको यह समझना होगा कि उसने सुसाइड की तो क्यों। हो सकता है उसका टॉर्चर जो है पिछले 2 साल से हो रहा हो, ठीक है, 5 साल से हो रहा हो या 6 महीने से हो रहा हो, ठीक है। इन सभी कंडीशंस ने उसे कंपेल किया सुसाइड करने के लिए, या फिर उसको जला दिया गया या कुछ और कारण बने डेथ के। तो जब पनिशमेंट दी जाएगी तो ये जो
डेप्थ का एनालिसिस है वो ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाए। ऑलराइट, ताकि इस प्रकार की जो इवल्स हैं वो कम हो या खत्म हो पूरी तरह से भारत में। लेकिन इसकी जो मिनिमम एज है वो 7 वर्ष है और इंटेंसिटी को देखते हुए लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा दी जा सकती है। ऑलराइट, चलो, so here we complete or here we end our today's session. Thank you very much, students.